क्या आप जानते हैं दुनिया के 800 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरता है? क्या आप जानते हैं 10 ऐसे देशों के बारे में जो पूरे विश्व के 70% आबादी को दूध मुहैया करवाते हैं, यानी दूध पिलाते हैं? विश्व के 150 देश जो भारत के चावल खाते हैं। विश्व की कुल आबादी में से 300 करोड़ लोग सी फूड पर निर्भर हैं, यानी समुद्री भोजन पे। चलिए तो बात कर लेते हैं उन तमाम देशों की जो पूरे विश्व के छोटे बड़े सभी देशों को लोगों को पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ संयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयेश आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लव वॉरियर 4 के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको हमारी ओर से वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी ये वो दिन था जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई और जंग का असर विश्व के लगभग 60 देशों को हुआ, यानी उनके भोजन की थाली में से धीरे धीरे खाना कम होते चला गया। 22 जुलाई को रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ था। वो समझौता ये था कि जंग का असर जीवन जरूरी चीजों के सप्लाई पर नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 29 अक्टूबर को इस समझौते को खारिज कर दिया, यानी समझौता वापस ले लिया, जिसके कारण अफ्रीकन देशों में भूखमरी के हालात पैदा हो गए, जिसका देखते देखते रशिया ने 2 नवंबर को इस समझौते को फिर से अपनाया और अपने इस समझौते को लोगों के हित में फिर से स्वीकार किया। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ एक देश ही पूरे विश्व के करोड़ों लोगों के भोजन के टुकड़ों को छीन सकता है। विश्व की कुल आबादी के रोजाना आहार यानी भोजन में 40% फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल होता है, 21% अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार वगैरह वगैरह, 9% मांसाहार भोजन यानी नॉन वेज, 15% डेयरी और पोल्ट्री चीज़ें जैसे कि दूध, दही, अंडे वगैरह वगैरह, 7% शुगर और फैट प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके मनपसंदीदा पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, 8% अन्य चीज़ें जैसे कि बिस्किट्स, वेफर, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ। अब सवाल ये आता है कि सारी खाने पीने की चीज़ें आती कहाँ से है? इसको समझने के लिए हमें धरती के भूगोल को समझना होगा। चलिए अब जान लेते हैं धरती के भूगोल को। धरती का कुल हिस्से का मात्र 10% हिस्सा ही ऐसा पाया जाता है जहाँ खेती के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, यानी 10% जमीन ही उपजाऊ है। हमारी पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 70% हिस्से में पानी यानी समुद्र इत्यादि है, 33% जमीन में रेगिस्तान है, 31% जमीन के हिस्से में जंगल है, 25% भाग पहाड़ी इलाकों से भरा पड़ा है, 2.75% हिस्से में बर्फ जमी हुई है जो पूरे वर्ष दरमियान रहती है, और इन सबको छोड़ के बाकी के 8.25% हिस्से में इंसानी बस्ती है और उसी छोटे से हिस्से में वो रहते हैं और खेती करते हैं। कुछ ऐसे ही पहाड़ी हिस्सों को जोड़े जहाँ खेती करना मुमकिन है, तो भी जमीन का 10% भाग ही इंसान के खेती लायक जमीन है। इसका मतलब है 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर ही जमीन का उपयोग हम खेती के लिए कर सकते हैं। ये हम नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लिए गए आंकड़े हैं, जिसका मतलब साफ है कि हमारे पास पृथ्वी का एक छोटा हिस्सा ही खेती लायक है। चलिए अब आगे जानते हैं इस छोटे खेती लायक जमीन पे किन किन देशों का कितना हिस्सा है। खेती लायक जमीन के 30% भाग में से 14.22% भाग सिर्फ 10 देशों के पास है, जिसमें कनाडा 1.96%, रूस 3.34%, अमेरिका 1.67%, ऑस्ट्रेलिया 1.51%, चीन 1.88%, भारत 0.64%,
अल्जीरिया 0.47%, ब्राज़ील 1.67%, कजाकिस्तान 0.53%, अर्जेंटीना 0.55%। बाकी बचे 184 देशों का योगदान सिर्फ 13.03% जमीन ही उपजाऊ है और बाकी बचे 2.75% भाग में एंटार्कटिका है। एंटार्कटिका के बारे में विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, उसके लिए हम एक अलग से विस्तार में वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे दी गई जानकारी को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि दुनिया के हर देश के पास अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। हर एक देश पर्याप्त खाने की चीजों का उत्पादन नहीं कर सकता, तो आपके मन में ये सवाल जरूर पनप रहा होगा कि उनके पास आखिर इतना अनाज आता कहाँ से है। दोस्तों, जिन देश के पास अपने देश के लोगों के लिए पर्याप्त खाने की चीजें नहीं है, वो अन्य देशों के साथ सौदा करते हैं, जिसको ट्रेड डील यानी इंपोर्ट कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो आयात करवाना। चलिए तो अब जानते हैं कि 184 देश कैसे 10 देशों के फूड मार्केट पर निर्भर हैं। जी हाँ, 10 देश जो मिलकर पूरे विश्व भर में 80% फलों का निर्यात करते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें थाईलैंड 27.7% फलों को विश्व भर में एक्सपोर्ट करता है। उसी तरह न्यूजीलैंड 16.8%, वियतनाम 7.61%, हांगकांग 6.76%, इटली 5.4%, स्पेन 3.92%, चीन 3.89%, नेदरलैंड 3.04%, बेल्जियम 3.02% और चिली 2.2% फलों को विश्व भर में निर्यात करते हैं। इसी तरह 5 ऐसे देश हैं जो विश्व भर में सब्जियों का निकास करते हैं, जिसमें मैक्सिको 50.9%, मिस्र 25.6%, यूक्रेन 11.1%, केन्या 5.91%, सऊदी अरब 2.81% और बाकी के 3.68% अन्य छोटे देश हैं जो सब्जियों का 184 देशों तक सब्जियों को निर्यात करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो कुल 13 देश ही सब्जियों को अन्य 184 देश में एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें से सिर्फ 5 देश ही सब्जियों के कुल एक्सपोर्ट का 95% निर्यात करते हैं, जैसे कि आपने आगे देखा। क्या हुआ दोस्तों, जानकर हैरान रह गए ना? ये तो थी सिर्फ सब्जियों और फलों की बात। इसके अलावा भी हमारे खाने की चीज़ों में और भी बहुत कुछ चीज़ें शामिल है, जैसे दूध, अंडे, गेहूं, चावल और सी फूड यानी समुद्री भोजन। तो आइए बात करते हैं अब दूध की। विश्व के कुल आबादी के 70% दूध का एक्सपोर्ट 10 देश करते हैं, जिसमें जर्मनी 1.5%, फ्रांस 8.5%, बेल्जियम 7.5%, नेदरलैंड 7%, न्यूजीलैंड 7.1%, पोलैंड 5.3%, चेक रिपब्लिक 4.2%, अर्जेंटीना 4%, ब्रिटेन 4% और स्पेन 3.2%। ये वो देश है जिनका दूध सप्लाई में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद हम बात करते हैं अंडों की, जिसमें 10 देश मिलकर 70% अंडों का निर्यात करते हैं, जिसमें नेदरलैंड 19.3%, अमेरिका 11.5%, जर्मनी 6.84%, पोलैंड 6.23%, तुर्की 6.08%, मलेशिया 6%, चीन 5.6%, स्पेन 4.7%, बेल्जियम 2.9%, जापान 2.5% और बाकी का 20.9% अन्य देश, जिसमें यूक्रेन, बेलारूस, फ्रांस, रशिया जैसे देश भी शामिल है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि ये सभी देश तो ठीक है, पर भारत का अभी तक किसी योगदान में नाम नहीं आया। तो आपको बता दें, भारत का भी इन अन्य देशों की तरह ही बहुत बड़ा योगदान है, और वो बड़ा योगदान है गेहूं और चावल के रूप में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखा जाए तो भारत का विश्व भर में 3.1% गेहूं और 37.5% चावल का योगदान है। ये चावल तो ठीक है,
पर गेहूं का सिर्फ 3.1% ही योगदान है। आपको ये सुन के 3.1% योगदान बहुत ही मामूली और छोटा सा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ये योगदान भी बहुत बड़ा है। 125 करोड़ के इस देश के लोगों का पेट भरने के बावजूद भी हमारा भारत देश 3.1% का योगदान गेहूं के रूप में और अन्य देशों को प्राप्त होता है। गेहूं विश्व भर के 200 करोड़ लोगों का मुख्य भोजन है, यानी कि डेली रूटीन फूड में इसका इस्तेमाल दुनिया के 200 करोड़ लोग हर रोज करते हैं। चीन और भारत मिलकर विश्व का 30% गेहूं का उत्पादन करते हैं, पर उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने देश के लोगों को पेट भरने में करते हैं, बाकी का दूसरे अन्य देशों में निर्यात करते हैं। विश्व भर में उत्पाद हुए गेहूं में से सिर्फ 27% ही गेहूं को एक्सपोर्ट किया जाता है। कुल गेहूं के एक्सपोर्ट में 10 मुख्य देश शामिल है, जिसमें रशिया 13.1%, ऑस्ट्रेलिया 13%, यूक्रेन 8.5%, अर्जेंटीना 5.3%, रोम 3.3%, भारत 3.1%, अमेरिका 13.1%, कनाडा 11.9%, फ्रांस 8.2%, जर्मनी 3.6% और बाकी का 16.9% अन्य देश, यानी 10 देश मिलके 83% का एक बड़ा योगदान गेहूं के रूप में देते हैं। वीडियो में बने रहिए। अब हम आपको भारत के एक ऐसे ही बड़े योगदान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देख और सुन के आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। जी हाँ, और वो योगदान है भारत का 37.5% का चावल के निर्यात के रूप में। क्यों, जान के सीना चौड़ा हो गया ना? अगर सुन के अपने देश पे गर्व हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जय हिंद और वंदे मातरम लिखना न भूले। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। विश्व भर के 800 करोड़ लोगों में से 300 करोड़ लोगों के लिए चावल मुख्य भोजन है, यानी डेली रूटीन भोजन में ये शामिल होता है। अकेले भारत हर साल लगभग 21 करोड़ मैट्रिक टन चावल को अन्य 150 देशों में निर्यात करता है, यानी कि विश्व के 81% लोग भारत में उत्पाद हुए चावल खाते हैं। चावल की कुल विश्व निर्यात में 10 देश कुछ इस क्रम में आते हैं। भारत 37.5%, थाईलैंड 13%, पाकिस्तान 8.4%, वियतनाम 7.7%, अमेरिका 7.5%, चीन 3.6%, इटली 2.8%, म्यांमार 2.1%, कंबोडिया 1.6%, बेल्जियम 1.5% और बाकी के 14.3% में अन्य देशों का समावेश होता है। इसके अलावा हर साल लगभग 33 करोड़ 70 लाख टन मीट का उत्पादन होता है, जिसमें चिकन, पिग, फिश आदि जैसे मीट सबसे बड़ी कैटेगरी में आते हैं। मीट में सी फूड यानी समुद्री भोजन भी शामिल है, जो विश्व के 300 करोड़ लोगों के मुख्य भोजन है। 7 देश मिलकर विश्व के आधे से भी ज्यादा सी फूड का उत्पादन करते हैं, जिनमें चीन 15%, इंडोनेशिया 8%, पेरू 7%, रशिया 6%, अमेरिका 5%, भारत 5%, वियतनाम 4%। दोस्तों, आज हालात ये हो गए हैं कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी आज भूखमरी के हालातों से गुजर रही है, जिसके चलते 2021 में 800 करोड़ यानी दुनिया की 10% आबादी ने भूखमरी का सामना किया। उन्हें पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिला। अफ्रीकन कंट्रीज में 2 करोड़ 8 लाख, एशिया में 4 करोड़ 2 लाख, कैरेबियन और लैटिन अमेरिका में 5 करोड़ 60 लाख लोगों को भूखमरी के हालातों से गुजरना पड़ा। यानी पिछले साल अफ्रीका में 20.2%, एशिया में 9.1% और लैटिन अमेरिका में 8.6% लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। एक अनुमान के हिसाब से 2030 में 67 करोड़ यानी विश्व की लगभग 8% लोगों को पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। तो ये तो थी दुनिया भर के लोगों को पेट भरने के लिए भेजे जाने वाले खाने पीने के सामान की बात। अब बात कर लेते हैं खाने की बर्बादी के बारे में, जिसमें मुख्य पायदान पर है चीन। चीन हर साल 91.6 टन खाने की बर्बादी करता है। उसके बाद नंबर आता है भारत का।
भारत में कुल 68.7 लाख टन से भी ज़्यादा खाने की बर्बादी होती है। दुनिया के 10 देश मिलकर 21 करोड़ 36 लाख 50 हजार टन खाने की बर्बादी पैदा करते हैं। यानी दुनिया में खाने की लगभग 38% बर्बादी दुनिया के देशों में होती है, जिसमें चीन 9 करोड़ 64 लाख टन, भारत 6 करोड़ 76 लाख टन, अमेरिका 1 करोड़ 93 लाख, जापान 81 लाख 59 हजार टन, जर्मनी 62 लाख 63 हजार टन, फ्रांस 55 लाख 22 हजार टन, ब्रिटेन 51 लाख 99 हजार टन, रूस 46 लाख 85 हजार टन, स्पेन 36 लाख 13 हजार टन, ऑस्ट्रेलिया 25 लाख 63 हजार टन खाने की बर्बादी करते हैं। इन सभी हालातों को देखते हुए आप सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भविष्य में बढ़ती हुई आबादी और उसके सामने खाने पीने की चीज़ों की कमी को चलते आखिर खाने का भविष्य क्या होगा, यानी फ्यूचर ऑफ फूड कैसा होगा। तो चलिए ये भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में हर दिन औसतन 3,50,000 बच्चे पैदा होते हैं। यदि ये इसी गति से चलता रहा तो वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या करीब 1,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसकी तुलना में फूड डिमांड 7% तक बढ़ जाएगी। तो आखिर इतनी जनसंख्या का पेट कैसे भरा जाएगा? दोस्तों, इसका कोई सटीक जवाब तो हम नहीं दे सकते, पर कुछ रिसर्च की माने जो इसके उपाय किए जा सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं, चलिए वो जान लेते हैं। एक अनुमान के हिसाब से भविष्य में नट्स और कठोर सब्जियां और फलों की वैश्विक खपत में 50% की वृद्धि होगी। वहीं रेड मीट और चीनी की खपत में 50% की गिरावट आएगी। दूसरा, शैवाल, जिसे अंग्रेजी में अलगाए, जो एक पौधे के रूप में पाया जाता है, जिसकी पैदावार सूरज की किरणों की मुख्य भूमिका है, जिसको हम एक सब्जी या आहार के तौर पे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। शैवाल में प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट का एक उच्च मेलाप पाया जाता है, जिसके कारण शैवाल को खाने में मुख्य भूमिका में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 2050 तक ताजे कठोर और फ्रेश बीन्स या नट्स भी कह सकते हैं, जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें उत्पादन में 200% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। ये मांस की तुलना में सस्ता होने के साथ प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। इसके साथ रेड मीट का उत्पादन 75% तक गिर जाएगा, क्योंकि इसके लिए अधिक पानी और जमीन की आवश्यकता होती है। अब आते हैं गेहूं और चावल पे। 2050 तक गेहूं और चावल की तुलना में बकव्हीट यानी कुतू और क्विनोआ का इस्तेमाल खाने में बढ़ जाएगा। अब आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि कुतू और क्विनोआ आखिर किस भला का नाम है। तो फिक्र मत कीजिए दोस्तों, हम इसके बारे में भी आपको ज्ञान दे देते हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कुतू की। कुतू एक प्रकार के पौधे की फसल है, जो कि एक प्रकार का अनाज ही है, जिसको काटने के बाद कुछ समय तक उनको धूप में अच्छे से सुखाया जाता है और बाद में उनको पीसा जाता है। फिर उसमें से कठोर भारी तत्वों को निकाल के फेंक दिया जाता है और फिर से उसको पीस के आटे के रूप में लाया जाता है ना इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं क्विनोआ की, जिसको किनवा के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये भी एक अनाज का ही स्वरूप है। इसको कद्दू की तरह उगाया जाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये पौधा उसके बीजों के लिए उगाया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है और इसके बीजों को निकाल कर काट कर सुखाया उसके आटा बनाया जाता है, जिसका उपयोग हम खाने में कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ख़ास बात दोस्तों, हमें ये प्रयास करना होगा कि कम से कम खाने की बर्बादी हो या ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा 2050 तक लैब में तैयार किए हुए मीट का उपयोग भी खाने में बढ़ जाएगा। इसका प्रयोग सिंगापुर की लैब में शुरू हो चुका है। जाते जाते वीडियो के अंत में आपको एक कहावत के साथ विदा ले रहा हूँ, उतना ही लीजिए थाली में जो फेंका ना जाए नाली में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो
पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ में लाइक और कमेंट भी करें। आगे ऐसे ही और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।